हेलो। Yes, sir. और होमवर्क सब किए हो? हम्म। बोलो। ठीक है। एच वर्मा हो गया, बोलो। So potentiometer से प्रोवाइड करते हैं। क्या? पोटेंशियोमीटर से बचा हुआ है। ठीक है। और बुकलेट कर रहे हो? बुकलेट सभी पोटेंस। किए सर, सभी ठीक है। किए। और डीपीपी जो मिल रहा है वो बाकी लोग कर रहे हो तो नहीं? तो उसमें 6-7 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है। वो पर्पस उसका ये है कि जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन होते रहे। कोई करंट टॉपिक से देखोगे 1-2 क्वेश्चन होगा, और पीछे वाले टॉपिक से 11 वाले टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। 6-7 क्वेश्चन है तो पार्ट टाइम कैसे भी टाइम निकाल के उसको सॉल्व कर ले रहे हो। 5-6-10 क्वेश्चन रहते हैं, उससे ज्यादा मैक्सिमम 8 या 9 क्वेश्चन रहता है। मुश्किल से 20 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है। और उससे देने का पर्पस यही है, डीपीपी जो हम तुम लोग को जा रहा है, कि क्वेश्चंस तुम लोग जो पिछले वाले हैं उसको भी प्रैक्टिस साथ साथ कर लो। अभी करंट टॉपिक चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है। जो अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान देता है करंट टॉपिक उसका हो जाता है, लेकिन जो पहले का चीजें होती है वो लोग भूल जाते हैं। तो उसको याद कराने के पर्पज से ही दिया जा रहा है। तो तुम लोग भी उसको पॉजिटिव वे में लो और उसको सॉल्व करो। ठीक है। शायद 16 नंबर डीपीपी किया है ना तुम लोग को? तो अब हम लोग भी यही रूटीन बनाएंगे कि सबसे पहले आते डीपीपी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में देख रहे थे, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम लोगों ने दो चीजें शायद डिस्कस करे थे। एक तो मीटर ब्रिज, और वोल्ट मीटर एमीटर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें। आज जो है हमारा पोटेंशियोमीटर का कहानी देखना है। पोटेंशियोमीटर। ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो होता है इसका 2-3 तरीके से हम लोग यूज लेते हैं। इसमें दो दो सर्किट होते हैं। ठीक है। इसका यूज कैसे क्या करेंगे उसको धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमको किसी पोटेंशियोमीटर का बात करना है, तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। 2-3 पर्पस है हमारा जिसके लिए यूज करेंगे। जो सबसे बेसिक है वो किसी न किसी जो हमारा ईएमएफ होता है उसको कंपेयर या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें दो सर्किटेड यूज होती हैं। जैसे कि अगर हम यूज कर रहे हैं इसमें, तो एक ऊपर ऐसा रहता है। ठीक है। और यहाँ एक वायर से जोड़ा हुआ रहता है जिसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। ये ईएमएफ मान लेते हैं, ये है इसका रेजिस्टेंस आर है। ये जो हमारा सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी सर्किट होगा। ठीक है। प्राइमरी सर्किट होगा। किसी भी एक क्वेश्चन के लिए ये फिक्स्ड होगा। जो भी चेंजेस करने होंगे हमको सेकेंडरी सर्किट में करने होंगे। तो फिलहाल हम प्राइमरी सर्किट का अगर बात कर लें, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। अगर इस एंड को बोल रहे हैं ए बी, तो ए बी का जो लेंथ है हम मान लेते हैं कुछ एल है। ठीक है। अगर इसमें से करंट, अगर इसका हम रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कुछ बोल देते हैं, क्या बोल दें?
चलो आर ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट पास हो रहा होगा वो आई पास हो रहा होगा, ध्यान से देखो, तो ई बाई आर प्लस आर करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। प्राइमरी सर्किट जो है ये फिक्स सर्किट होगा, किसी भी एक क्वेश्चन के लिए चीज फिक्स होगा। ए ईएमएफ है, आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ए बी पोटेंशियोमीटर वायर जिसका कुछ रेजिस्टेंस दिया हो सकता है, तो इसमें से करंट आई इतना बह रहा होगा। अगर हमको यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो आई इंटू आर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आई आर को हम लोग लेंथ के टर्म में डिफाइन करते हैं, तो एक टर्म यहाँ लिखते हैं एक्स, जिसको लिखते हैं वी ए बी बाई डिस्टेंस ए बी, और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ से अगर हमको दिख रहा है तो बाकी सब वैल्यू ई कैपिटल आर स्मॉल आर दे रखा होगा, तो ये वैल्यू हमको नोन होगा, यहाँ से ये चीज फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से इस चीज को निकाल सकते हैं। तो हम x को ही यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में कि x जो होगा हमारा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट पहले भी बोले हैं कि कहीं भी अगर ग्रेडियंट आता है यानी कि नीचे चेंज इन डिस्टेंस लेंथ ऐसा ही कुछ है, रेट आता है तो चेंज इन टाइम आता है मोस्टली जगह पे, और ग्रेडियंट आएगा फिजिक्स में तो लेंथ। ठीक है, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़े होगे, यहाँ हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं। एक चीज यहाँ नोट पॉइंट करने वाला है कि इसका जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, और ये वोल्ट पर मीटर जो है एक और चीज का यूनिट होता है। ठीक है, वो किस चीज का होता है ये हम जानना चाहते हैं। वोल्ट मीटर और एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग इधर यूज करे हैं जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर हम लोग यूज करते हैं। किसका बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए है, दूसरा किसके लिए है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही चीज होता है। मोस्टली बच्चा याद रखता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसलिए ध्यान नहीं आता है क्योंकि हम लोग हमारे मन में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम हम लोग याद करके रखते हैं, तो वहां पे ध्यान दो कि इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो ये चीज हमको यहाँ से प्राइमरी सर्किट है, तो प्राइमरी सर्किट से इतना कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ से x बोल रहे हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है। अब ये हमारा जो भी है प्राइमरी सर्किट है, इस प्राइमरी सर्किट को ही अलग अलग तरीके से यूज करके हम लोग अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम किसी ईएमएफ फाइंड करना हो, टू फाइंड या टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम लोग अगर ईएमएफ ऑफ सेल के कंपैरिजन के लिए यूज करें तो हमारा जो प्राइमरी सर्किट है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, उससे पहले हम एक छोटा सा बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें, इसमें मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, यहाँ से एक जॉकी लगाए और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा दे और इसको ऐसे कनेक्ट कर दे, ये हमारा ई स्मॉल आर कुछ भी है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, इसका ईएमएफ ई लिख रहे हैं, उसको आर डैश लिख रहे हैं, इसको आर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन गिवन है तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे फिक्स्ड एक ई के लिए अगर हम लिख रहे हैं सिंगल ई है, यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, इसका अगर वैल्यू फाइंड करना हो या फिर कुछ भी करना हो, यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ। मोस्टली हमको ये वाला चीज यूज नहीं होता है, ये बस समझने के लिए, इसलिए हम अलग से नहीं बता देते हैं। यहाँ पे ई है, आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर इससे कनेक्टेड है, तो ऊपर वाला सर्किट हमारा प्राइमरी सर्किट कहलाता है।
और ये नीचे वाला सर्किट जो है सेकेंडरी, और हर केस में यही चेंज होगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं इसका फॉर्मूला पे तुम लोग बेसिक मतलब फॉर्मूला याद है, बहुत बढ़िया बात है, याद होना चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है उसको ध्यान से सीखना है। अब अगर हम इस जॉकी को मूव करें और मूव करके एक ऐसा पॉइंट सी आया, ठीक है, और ये सी को बोल रहे हैं हम ये बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से अगर हमको दिख रहा है तो एल दूरी पे जाके बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग पॉइंट यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो होगा वो 0 होगा। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में जो करंट हमारा बह रहा है वो 0 बह रहा है एट बैलेंसिंग पॉइंट। जब बैलेंसिंग पॉइंट होगा तब, यानी कि जो भी करंट इधर आई आया था वो सारा का सारा आई इधर से इधर पास कर गया। इस नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं गया है। तो ध्यान से देखो कि ये पॉइंट करंट बह नहीं रहा है, तो ये दोनों पॉइंट ए ही है और ये सी ही है। तो वी ए सी अगर लिखेंगे तो यहाँ आर, इसके क्रॉस करंट 0 है, नहीं कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, वो ई ही होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो एसी वाले जो रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं आई इंटू आर ए सी। ठीक है, आर ए सी यानी कि जो भी लेंथ होगा उसके हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू जो हमारा x आया था पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमको VAC लिखना है तो VAC अगर लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको x इंटू एल। ठीक है, अगर हमको x पता हो, एल यहाँ से मिल जाएगा, तो हम यहाँ से EMF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात ये है कि जो हमारा प्राइमरी सर्किट है वो फिक्स है। प्राइमरी सर्किट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी चेंज कर रहे हैं करना होगा हमको सेकेंडरी सर्किट में चेंज करना। ऊपर से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर को हमको बैलेंसिंग पॉइंट में ले जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम पॉइंटिंग उसको बैलेंसिंग पॉइंट पे एडजस्ट कर रहे हैं कि उसके थ्रू करंट जीरो यानी कि इस वाले सर्किट में करंट 0, तो इस पॉइंट अगर इसको P बोले इसको Q बोले तो इसको भी PQ भी बोल सकते हैं। और चूंकि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। तो VPQ VAC के बराबर होगा, पैरेलल दिख रहा है, E के बराबर होगा IRAC लिख सकते हैं, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में X इंटू एल लिख सकते हैं। ये छोटा सा बात है इस चीज का, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो किसी भी पॉइंट में, किसी को भी नहीं। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग पूरे जितने भी चीजें के लिए हम लोग पढ़ेंगे वो सबके लिए हम लोग यही कंसेप्ट यूज करेंगे। सेकेंड है टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। अगर दो सेल्स है, दोनों सेल्स का अगर EMF हमको पता करना है, या फिर एक सेल्स का EMF पता है दूसरे को हमको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। फिर से सवाल में जो हमारा प्राइमरी सर्किट है हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सर्किट था और ये जैसा है वैसा ही है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसको ई, इसको आर डैश। ठीक है, ऊपर वाला दिया रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं दिया रहेगा तो सब फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं जैसा कि हम ऊपर बताएं। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हमको दो EMF को कंपेयर करना है तो इसका सर्किट ऐसा कुछ होगा, यानी सेकेंडरी सर्किट जो है हमारा बदल गया। ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पे स्विच है, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हम स्विच को बोल रहे हैं इसको 1, इसको 2, ये S बोल रहे हैं, तो स्विच S से कनेक्टेड जो है वो हमारा S, यहाँ पे हम इसको E1 R1,
E2 R2। ठीक है। फॉर बैलेंसिंग पॉइंट अगर E1 के लिए है तो एक बार हम 1 से स्विच को कनेक्ट करेंगे, इस स्विच को एक बार 1 से स्विच करेंगे तो एक बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, फिर इससे हटा के 2 से कनेक्ट करेंगे तो दूसरा बैलेंसिंग पॉइंट आएगा। तो वैसे ही हम लोग चेक कर रहे हैं। इफ S इज कनेक्टेड विथ 1, ठीक है, यानी कि स्विच एस को हम 1 से कनेक्ट करें, तो 1 से कनेक्ट करें तो देखो ध्यान से कि ये नीचे वाला सर्किट हमको ऐसा दिख ही नहीं रहा है, बाकी ये कनेक्टेड है जो कि सेम टू सेम हमारा ऊपर वाला जैसा है। तो अगर हमको यहाँ पे ऐसा सर्किट दिख रहा है कि एक ऐसा चीज है और इसमें हम बैलेंसिंग पॉइंट लाए हैं, बैलेंसिंग पॉइंट जब लाएंगे तो इसमें करंट फिर से 0 होगा, तो R1 का कोई रोल नहीं होगा। तो R1 का कोई रोल नहीं होगा, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं बैलेंसिंग पॉइंट जो आया हमारा L1 आया। तो इस केस में हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू X इंटू L1। ठीक है, इक्वेशन 1 को यूज करते हुए यहाँ इक्वेशन 1 दे रखे हैं, सेम सर्किट हमको दिख रहा है, E की जगह E1 हो गया है, L की जगह L1 हो गया है, X हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम यहीं पे बोल लें इफ S इज कनेक्टेड विथ 2, ठीक है, S को अगर हम 2 से कनेक्ट कर दें तो हमारा E1 वाला सर्किट बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट सर्किट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस सर्किट नहीं हो रहा है, डिसकनेक्टेड हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ये वाला एंड इस एंड से कनेक्ट हो जाएगा और ऊपर वाला सर्किट ओपन हो जाएगा। तो E1 वाले का इसमें कोई रोल नहीं होगा। और इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट जो है हमारा अगर L2 है तो इस केस में हम लिख सकते हैं E2 इक्वल टू X इंटू L2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमको देखा जाए तो E1 बाई E2 अगर हम लिखेंगे तो L1 बाई L2 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमको दो EMF थे, दो सेल्स थे, उसके EMF को कंपेयर करना है तो यहाँ से हम L1 L2 के रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं। अगर L1 ज्यादा होगा तो E1 ज्यादा होगा, L2 ज्यादा होगा तो E2 ज्यादा होगा, या फिर यहाँ पे अगर E1 अननोन हो, E2 नोन हो, तब भी हम E1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक अगर EMF नोन हो तो दूसरे का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि L1 और L2 तो हमारा एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट में मिल जाएगा। और अगर E2 पता हो तो E1 का वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको दोनों का वैल्यू नहीं पता है, ना ही E1 का और ना ही E2 का, तब यहाँ से हमको रेशियो मिल रहा है, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों सेम आ गया तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ग्रेटर देन 1 रेशियो आया यानी कि E1 ज्यादा, लेस देन 1 रेशियो यानी कि E2 ज्यादा। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, बोलो। सर एक बार डायग्राम को दिखाए तो। कौन सा? यही इसके वाला सर, ऊपर? हाँ यही वाला यही। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले केस में हम 1 को S से कनेक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला सर्किट ओपन होगा, ऊपर वाला क्लोज्ड होगा, यानी कि जैसा हम लोग ऊपर डिस्कस करे थे वही सर्किट बन रहा है E1 EMF से, तो E1 इक्वल टू X इंटू L1 हो जाएगा। जब S को 2 से कनेक्ट करेंगे तो फिर से ऊपर वाला जो हम लोग ऊपर ये डिस्कस करे हैं ऐसा ही सर्किट दिख रहा है, तो उसी चीज को हम यूज करते डायरेक्ट लिखे। यहाँ भी ऊपर वाले को प्राइमरी सर्किट बोल रहे हैं, नीचे वाले को सेकेंडरी सर्किट। बोलो कहीं दिक्कत है तो पूछो, कोई बात नहीं समझ आया हो तो। सर पोटेंशियल लेंथ मतलब? पोटेंशियल लेंथ कहाँ लिखे हैं? सर एक्स ऊपर लिखे थे। एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कहाँ लिखे पोटेंशियल हैं? पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ पोटेंशियल। जैसे कि भी ए भी पता है कि यहाँ से
यहाँ के टोटल एल लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो अगर हम एक्स जो बोल रहे हैं वो वी ए बी यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए बी का डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ कर दिए, तो हमको क्या मिला, एल लेंथ का पोटेंशियल भी है भी, मान लेते हैं कि 10 मीटर का वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस 200 है, तो 1 मीटर में कितना डिफरेंस होगा, सिमिलर सब चीज है, कुछ भी डिफरेंस तो कर नहीं रहे हैं। तो 10 मीटर में 200 तो 1 मीटर में 20 वोल्ट, तो वही चीज को हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर मिल रहा है। ठीक है, पोटेंशियल लेंथ नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख भी पाए कि एल लेंथ है, तो हमको अगर इसका एक्स पता होगा, एक्स जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, पोटेंशियल बाय लेंथ है, तो एल लेंथ के लिए हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल लिखेंगे तो एक्स इंटू लेंथ लिखेंगे, तो वही एक्स इंटू लेंथ लिख दिए एसी के लिए, जो कि एल आ रखा है। बात समझ आया? बोलो। यस बोलो। सर, समझ गया। ठीक है, और किसी को किसी में दिक्कत कोई भी पॉइंट में? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन जो भी है, इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इसके क्वेश्चंस अगर तुम फिगर बना के ही बेसिक कंसेप्ट से करो तो इन सब क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही करना है कि आखिर हमारा कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, ये बात अगर सबको समझ में आ गया तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो थर्ड देख रहे हैं, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है हमारा सेकेंडरी सर्किट को चेंज करना पड़ेगा। प्राइमरी में फिर से कोई चेंजेस नहीं है, ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एक्स हम इसमें भी यूज कर रहे हैं वी ए बी बाई एल, ये ई लिख दिए, ये आर डैश लिख दिए। ऊपर वाला सर्किट जो है, कभी क्वेश्चंस में हमको ये चीज नहीं दिया रहेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये सॉल्व करने के लिए हमको प्राइमरी सर्किट अपने बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही में कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा बस। ठीक है, बाकी सेकेंडरी से हमको कोई खास लेना देना नहीं। प्राइमरी सर्किट में क्या होता है कि प्राइमरी सर्किट में हम लोग ऐसा एक कनेक्शन रखे होते हैं, ये बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी के क्रॉस एक रेजिस्टेंस है और इधर एक और रेजिस्टेंस हम दे रखते हैं, ऐसा कनेक्शन ले लेते हैं जो कि ठीक है, इसको स्विच 1 बोल रहे हैं, इसको स्विच 2 बोल रहे हैं। ये E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये इसका कोई एक R रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्किट देख लो एक बार और इसमें बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, इस सर्किट में हम लोग को दिख रहा है कि प्राइमरी सर्किट हमारा फिर से सेम चीज है और सेकेंडरी सर्किट थोड़ा सा चेंज फिर हो गया है। अगर हम इसमें इफ की 1 जो है ओपन रखें एंड 2 को क्लोज्ड कर दें, ठीक है, 1 को क्या रखें ओपन और 2 को क्या कर दिए क्लोज्ड। 1 ओपन यानी कि ये वाला हमारा ओपन है, यानी कि जो कैपिटल आर है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, ओपन सर्किट है। इस चीज को अगर हम क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज कर दिए यानी कि ये चीज फिर से हमको ऊपर वाले जैसे मिलेगा,
और इस केस में हमको ई मिल जाएगा x इंटू कोई बैलेंसिंग पॉइंट L1। ठीक है, इस केस में अगर हम मान लेते हैं कि हमारा बैलेंसिंग पॉइंट जो आ रहा है, पॉइंट जो है वो L1 है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू एक्स इंटू L1 होगा, क्योंकि जो चीज ऊपर किए हैं वही केस हो रहा है। नाउ इफ की 1 एंड 2, ठीक है, की 1 एंड 2 बोथ आर क्लोज्ड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दोनों को क्लोज कर दे रहे हैं। दोनों को क्लोज कर रहे हैं तो हम एक बार फिर से सर्किट को बस समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा बनेगा हमारा सर्किट। और ये अगर बैलेंसिंग पॉइंट बोल दे रहे हैं कि L2 है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है A और B। तो यहाँ से अगर हम दिख रहा है कि VAC जो लिख सकते हैं x इंटू L2 लिख सकते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है कि इन दोनों को पॉइंट का बीच का डिस्टेंस L2 है, x पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा x इंटू L2 होगा। अब एक चीज, जो इधर से करंट आ रहा था बैलेंसिंग पॉइंट है, यानी कि इसमें करंट जो है वो जीरो है, तो यहाँ से भी जो करंट होगा वो जीरो ही होगा, यानी कि जो करंट जो भी था वो इधर से ही पास कर रहे हैं, कैपिटल आई ले रहे हैं तो सारा का सारा कैपिटल आई इधर ही जा रहा है, यानी कि इस वाले बैटरी के कारण जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा सिर्फ प्राइमरी सर्किट में ही रहना चाहिए। अब हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें तो करंट जीरो है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अंदर में ये वाला जो है हमारा, ये जो एक सर्किट बन रहा है, इसको अगर पी क्यू आर बोल दें, तो पी क्यू आर पी अगर देख रहे हैं, ये अगर हमें देखें तो इसमें एक करंट ऐसा बहता हुआ हमको दिख रहा है, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इस सर्किट में एक हमको ऐसा करंट दिख रहा है, और ओ आई अगर लिखेंगे तो यहाँ से हमको ई बाई आर प्लस आर मिलेगा। ठीक है, इसमें बाहर से कोई करंट नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ इस बैटरी की वजह से ये क्लोज लूप बन चुका है, इसलिए इसमें करंट घूम रहा होगा। और वो करंट कितना घूम रहा होगा, तो ध्यान से देखो तो हमको जो सर्किट बनता हुआ दिख रहा है वो सिर्फ एक ऐसा सर्किट दिख रहा है, और इसमें करंट आई बह रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। ठीक है, ना तो इधर से कोई करंट आया ना और इधर ना कोई करंट गया, यानी कि ये जो एक सर्किट है आइसोलेटेड की तरह हम इससे कर लिख सकते हैं, और ये आया आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। क्लियर है। अब इसमें अगर फिगर से ध्यान से देखें तो फ्रॉम फिगर से हमको क्या दिख रहा है, कि फिगर से दिख रहा है कि पोटेंशियल ऑफ ए बी जो है, इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है और पी क्यू का जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम ही दिख रहा है। दिख रहा है तो अच्छा बात है, ए भी बोल रहे हैं एसी का। ठीक है, एसी और पोटेंशियल ऑफ पी क्यू दोनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, और पैरेलल दिख रहे हैं यानी कि पोटेंशियल सेम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एसी का पोटेंशियल आया था हमारा एक्स इंटू L1, ये आया था क्या, एक्स इंटू L2 आया। ठीक है, भी पी क्यू अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो हम इस वाले रास्ते से देखो देख रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है, आई इंटू आर होगा, जो कि हम लिख सकते हैं ई आर बाई आर प्लस आर। बस इसके बाद हमारा मैथ का काम है, फिजिक्स खत्म। एक्स L2 लिख सकते हैं, इधर ई को लिख सकते हैं एक्स L1। पहले यहाँ पे हमारा आया था, इससे लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू एक्स L1, यहाँ पे आ जाएगा आर बाई आर प्लस आर। एक्स से एक्स गया, अब हमको स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन से लिख लो। ध्यान से दिख रहा है हमको आर प्लस आर इजकल टू L1 बाई L2 इंटू आर, यहाँ से स्मॉल आर आ जाएगा
R को कॉमन ले लिए, L1 माइनस L2। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना हो तो हमारा सर्किट ऐसा कुछ होना चाहिए, और इस सर्किट से हम बस पोटेंशियल यानी कि जो हम पैरेलल में सीखे थे कि पोटेंशियल सेम होता है, ओम्स लॉ जो यूज करे थे उसी सब चीजों को यूज करते हुए सारा कहानी हम कर रहे हैं। ठीक है, इस बात में किसी को भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत आ रहा है तो पूछ लो। सर जो E इज इक्वल टू एक्स L1 है, वहां पे E प्राइमरी वाला सर्किट वाला है या सेकेंडरी वाला है? हम नीचे सब सेकेंडरी का है, प्राइमरी वाला कैपिटल ई से इसीलिए लिखे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो हम प्राइमरी में लिखे हैं कैपिटल ई लिखे हैं और सेकेंडरी वाले में ऐसा टेढ़ा ए लिख रहे हैं, तो जो भी आया है इधर सेकेंडरी का है। देखो यहाँ पे ध्यान से पहला वाला जो केस था वहीं से लिख रहे हैं, ये जो केस है इसको ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया तो। अगर ऊपर हमको x कुछ मिल गया है, ठीक है, x इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो यहाँ इस फिगर में ध्यान से देख के बोलो कि इस पॉइंट AC का, ये जो पॉइंट है AC, इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इस पॉइंट PQ के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में है दिख रहा है हमको। तो VPQ इक्वल टू VSC लिख दिए। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें करंट जीरो है, तो I इंटू आर लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, जो भी VP। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से VPQ दिख रहा है, तो VPQ क्या दिखेगा, E, क्योंकि इसमें करंट क्या है, जीरो है, तो I इंटू आर लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, PQ लिखेंगे तो आएगा E। ठीक है, और ऊपर वाले से लिख रहे हैं तो L लेंथ है, तो उसको या तो I इंटू आर ए लिख सकते थे, आर ए पता हो कि L लेंथ का रेजिस्टेंस आर ए बी है, जैसे L नॉट रेजिस्टेंस, तो L के लिए कितना होगा, तो उस हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं जैसा भी सिचुएशन दिया हो। लेकिन यहाँ पे हम x के टर्म में बता रहे हैं, तो x हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, तो L लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, तो x इंटू एल हो जाएगा, और इसी से हम लोग बाकी किस सब में यही चीज यूज कर रहे हैं। इस वाले में भी जब इससे कनेक्टेड था तो E1 को XL1 लिखे, और जब ये इससे कनेक्टेड था तो E को XL2 लिखे, उसी तरीके से इसमें भी यूज कर रहे हैं। बात समझ आया? यस सर। बोलो। ठीक है, हाँ तो सर। सर्किट को बस ध्यान देना है, और सीरीज पैरेलल यही इसमें सॉल्व करने को मिलता है हम लोग। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं होता है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के इधर उधर से देता है, लेकिन काम हमसे यही करवाता है बार बार। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। सर हाँ, तो ये सेकेंडरी सर्किट में जो करंट आप निकाले वो कैसे? इस वाले में यस सर। यहाँ से देखो ध्यान से, तो इस A से P की तरफ जब बैलेंसिंग आ गया होगा, यानी कि C जो है बैलेंसिंग पॉइंट है, इस केस में हम बोल रहे हैं कि L2 जो है वो बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट पे आ गया है, तो A से P की तरफ कोई करंट बहेगा, बोलो। यस सर। गैल्वेन नहीं बहेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, तो जब इधर कुछ करंट गया ही नहीं, तो इस वाले सर्किट में ए से पी, पी क्यू से क्यू, क्यू से फिर सी, इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा ए से पी और क्यू से सी में। लेकिन अगर हम इसको सेकेंडरी वाले में इस पॉइंट को देख रहे हैं, पी क्यू आर फिर पी, ऐसा अगर हम घूम रहे हैं तो हमको ये चीज दिख रहा है कि एक ऐसा सर्किट बनता हुआ हमको दिख रहा है, और इसमें एक पोटेंशियल है E, और इसका रेजिस्टेंस R और R है, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो नेट रेजिस्टेंस R प्लस R, तो करंट हम लिखेंगे ओम्स लॉ से E बाई आर प्लस आर। क्लियर है? यस सर।
ठीक है, ये सिर्फ करंट इस वाले जो सेकेंडरी सर्किट का क्लोज लूप बन रहा है उसी में बह रहा है। ये करंट ना तो गैल्वेनोमीटर की तरफ यानी Q से C की तरफ जा रहा है, ना ही ये करंट P से A की तरफ जा रहा है। और ऊपर वाले सर्किट में कैपिटल आई जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ऊपर वाले सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में कैपिटल आई बह रहा है, तो हम उसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर देगा तो हमको उसको अलग सॉल्व करना है, नीचे वाले को अलग सॉल्व करना है। नीचे वाले में हमको x का वैल्यू पता रहे तो हम बाकी सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है ऐसा है, ये 2 वोल्ट है, ये ए बी है, यहाँ पे ऐसा कनेक्टेड है, बगल में मीटर है, ये 1.5 वोल्ट है, ये स्मॉल आर है, ये 9.5 ओम है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम ओपन सर्किट यूज कर रहे हैं सेल के लिए, यानी कि L1 हम जो ऊपर कंसीडर किए हैं उसी के हिसाब से L1 जो है हमारा है 76.3 सेंटीमीटर एंड L2 जो आया है वो आया 64.8 सेंटीमीटर। तो फाइंड R। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 वोल्ट है, E 1.5 है, स्मॉल आर है, L1 यानी कि जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, L1 कहने का मतलब कि जब सिर्फ इसके लिए यूज करेंगे तो L1 यानी कि 1 के लिए। आसान है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। रहेगा 9.5 इंटू 6.3 बाई माइनस, सॉल्व करके इसका वैल्यू जो भी है 1.68 हमारा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन सब सोचो और करो, जो चीज भी पढ़े हो उसके हिसाब से। वायर ए बी जो है 1 मीटर का है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी जो है 1 मीटर का है। ठीक है, कनेक्शन ऐसा कुछ है। ठीक है, ये सर्किट दे रखा है, E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, ये स्मॉल r दे रखा है, ये चीज हमको दे रखा है। अब बोल रहा है कि अगर ये की के ओपन है, ठीक है,
जब की जो है ओपन है तो जो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट जो आ रहा है वो ए से ये L1 आ रहा है 51 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ए से जो ओपन है तो ये नल पॉइंट जो आ रहा है 51 सेंटीमीटर पे पूछा जा रहा है कैलकुलेट फर्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकेंड EMF of cell E1, third when S is closed will null point move towards A or B। ये सवाल है। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ पे हैं? यहीं पे गाँव में, मदारी से गाँव में। हाँ, श्री रामजन चौधरी क्या बोलिएगा ना जी। हाँ हाँ बोले। हेलो, हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? हेलो, अनुज, बना रहे। हेलो, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे फाइंड करना है तो हमको कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 होगा। कितना आ रहा है? 2 सर 2। 0.02 है आंसर।
ये देखो बैलेंसिंग पॉइंट L1 है, यानी कि अगर हम फर्स्ट में देखें तो जब हम ऐसा ये ओपन है तो इसमें से करंट जा नहीं रहा होगा, तो E2 जो होगा फर्स्ट वाले में देखो ध्यान से, E2 को क्या लिख सकते हैं हम, x इंटू एल, जो L1 जो भी आया है, तो यहाँ से x हमको कितना मिल जाएगा, यानी कि 1.02 डिवाइडेड बाई 51। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर सकते हो, तो मीटर में करेंगे तो ऊपर 100, तो ये हमारा आ जाएगा 2 आ जा रहा है, 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो 0.02। क्लियर है। सेकेंड ईएमएफ, ईएमएफ कितना आ जाएगा, ए बी का लेंथ 1 मीटर है तो ए बी का पोटेंशियल ऑफ ए बी अगर लिखेंगे वही हमारा E1 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो 2 इंटू 1 मीटर होगा, यानी कि 2 वोल्ट। बस। थर्ड, बोलो थर्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा या नहीं होगा। देखो ध्यान से कि अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस ऐसे भी करंट नहीं जा रहा था, ऐसे भी नहीं जा रहा है, यानी कि अगर हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हम लिखेंगे क्या, नो शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रह जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ए बी पूरा है, इसका रेजिस्टेंस है, चलो इसको वायर की तरह ही दिखाते हैं, 2 वोल्ट। ए बी 1 मीटर लॉन्ग है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी जो दे रखा है वो 10 ओम दे रखा है। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड पहला वही एक्स, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ, ए सी, थर्ड ये दो, फाइंड करो जल्दी से।
हो गया। हो गया। आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट अगर हमको x पूछा जा रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि वी ए बी बाई उसका लेंथ लिखना है यानी कि वी ए बी बाई लेंथ। तो वी ए बी निकालने के लिए हम अगर ऊपर वाले सर्किट को देखेंगे, सिर्फ बाकी को नहीं देखना है। तो ऊपर वाले सर्किट में ये 2 वोल्ट है, तो वी ए बी लिखेंगे यानी कि आई इंटू आर ए बी, आई इंटू आर ए बी बाई लेंथ तो 1 ही है। आई कितना आएगा, तो 2/15 प्लस आर ए बी जो है 10 है इंटू 10 यानी कि आ जाएगा हमारा 20/25 यानी कि 4/5 0.8 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। मीटर में ही है ना, हाँ 1 मीटर है तो इतने आएगा। सेकेंड, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कितना हो जाएगा, तो बैलेंसिंग लेंथ के लिए अगर हम इसमें का करंट आई पता कर ले तो आई बराबर जो होगा हमारा, ठीक है, यानी कि इस वाले सर्किट में आई डैश बोल दे रहे हैं, तो आई डैश जो हमारा होगा वो देखो ध्यान से 1.5 बाई 1.2 प्लस 0.3 होगा यानी कि 1 एम्पियर दिख रहा है। तो 1 एम्पियर दिख रहा है, इस पॉइंट को अगर P बोले, इस पॉइंट को Q बोले, तो वी पी क्यू जो होगा वही वी ए सी होगा, और ये दिख रहा है 1 इंटू 0.3 यानी कि 0.3 वोल्ट होगा। तो अगर इतना आ रहा है तो वी ए सी अगर लिखेंगे तो वी ए सी के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते थे x इंटू एल, जो क्या आ रहा है 0.3 वोल्ट। तो यहाँ से हमको एल फाइंड करना है, तो 0.3 बाई 0.8 इतना मीटर आ जाएगा, यानी 3/8 मीटर। सेंटीमीटर में निकालना होगा तो 300/8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, जो भी आ जाए। तो ऐसे हमको सॉल्व करके इसमें निकालना पड़ेगा, प्राइमरी को अलग और सेकेंडरी को अलग। हमेशा कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करना होगा, तो बैलेंसिंग पॉइंट जैसे ही कहता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट खत्म। तो प्राइमरी सर्किट को अलग सॉल्व करो, सेकेंडरी सर्किट को अलग अलग सॉल्व करो। कोई भी कैसा भी चेंजेस करके देगा, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना बात में कोई दिक्कत है, बोलो। बोलो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ तो हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट पीछे वाले क्वेश्चन में ये पी क्यू के अलॉन्ग नहीं निकालेंगे, एक्स पी क्यू के अलॉन्ग किसके लॉन्ग, वहां से नहीं निकाल पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा जो भी होगा इस वायर का होगा, क्योंकि वायर है, वायर सिमिलर है, उसी के लॉन्ग लिखेंगे। इसलिए किसी ठीक भी है सर। कोई भी चीज दिया रहे, रॉड वायर कुछ भी, तो उसके लॉन्ग लिखेंगे। यहाँ पे जिसके लॉन्ग सिमिलरिटी दिखे, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये वायर है, यूनिफॉर्म है, तो इसका पोटेंशियल जो है हर दूरी पे चेंज नहीं हो रहा होगा, यूनिफॉर्म है। अगर अलग अलग चेंज होते रहता तो अलग अलग होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छोटा सा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम सर लोग ये बात, कैसे निकालें कौन सा, बैलेंसिंग? बैलेंसिंग लेंथ। जैसे देखो कि अगर हम बैलेंसिंग लेंथ है, नीचे वाला एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, बन रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट को,
ये एक हमको सर्किट मिल रहा है, कंप्लीट सर्किट। यस सर। इसमें अगर हम करंट लिखेंगे आई डैश तो कितना लिखेंगे, उसका पोटेंशियल 1.5 बाई उसका रेजिस्टेंस टोटल 1 एम्पियर। यस सर। अब यहाँ से देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल के बराबर, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल के बराबर होगा, पैरेलल में है। तो वी पी क्यू को वी ए सी के बराबर लिख सकते हैं। फिगर से देखो, ऐसा कोई दिक्कत है इसमें लिखने में? नहीं सर। अब अगर हमको करंट पता है तो हम यहाँ से 1 इंटू इससे 0.3 वोल्ट लिख लिए, और x की टर्म में हम इसको VSC को x इंटू एल लिख लिए, दोनों को इक्वेट कर दिए। बात समझ आया? बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा था, यानी कि हमको ये एल डैश पूछ रहा था, AC का लेंथ पूछ रहा है तो AC फाइंड कर दिए। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट ए ले रहे हैं, यहाँ पॉइंट बी ले रहे हैं, और इधर से मान ले रहे हैं करंट कुछ आई बह रहा है, यहाँ आ रहा है, करंट जा रहा है, यानी कि हम जानते हैं कि करंट के साथ साथ चार्ज बह रहा है, और ये चार्ज जो होगा इस रेजिस्टेंस से पार जाता है, तो इधर की तरफ कुछ हायर पोटेंशियल है, इधर की तरफ लोअर पोटेंशियल है, यानी कि ये जो चार्ज है अपना एनर्जी लूज कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि चार्ज लूजेज सम एनर्जी। ठीक है, लूजेज सम एनर्जी, चार्ज जो है कुछ एनर्जी लूज कर रहा है। अगर चार्ज कुछ एनर्जी लूज कर रहा है तो कहाँ लूज कर रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट यूज कर रहा है। हम लोग बोलते हैं कोई हीट के फॉर्म में यूज लूज हो जा रहा है, यानी कुछ एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस है तो हीट एनर्जी के टर्म में चला जा रहा है। और ये हीट एनर्जी आता कहाँ से, तो ये हम बोलते हैं कि ड्यू टू कोलिजन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला इस सब पे नहीं जा रहे हैं, फिलहाल सिर्फ हम इस बात को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ये आखिर हीट होता क्या है। तो जैसे कि अगर हम जानते हैं कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे, और मूव कर रहे हैं, काइनेटिक फील्ड आया तो उसके कारण ड्रिफ्ट हो रहा है, उस ड्रिफ्ट की वजह से इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आता है, और काइनेटिक एनर्जी आया वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, वाल से टकराया, एटम से टकराया, जब टकराया तो काइनेटिक एनर्जी को लूज कर रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो लूज करा वो यहाँ पे हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। यानी किसी भी रेजिस्टेंस का बात करते हैं, या कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेजिस्ट होते हैं, कोलाइड करते हैं, और उस कोलिजन की वजह से इसमें एक हीट एनर्जी जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि हीट जो आता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, आपस में कोलाइड करे, यानी कि कोलाइड करा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक चीज और कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ड्रिफ्ट होता है यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या वाल से जब टकराया तो उसमें से कुछ एनर्जी लूज किया, अब वो एनर्जी गया कहाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि कोलिजन की वजह से वो एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट हो गया है, और उसको हम लोग हीट बोलते हैं या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, और इसको जूल से हीटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और ये हीट कितना आता है तो उसके बारे में अगर हम देखें, तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई बहा, इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो हीट कितना जनरेट होगा,
तो वर्क डन के टर्म में लिखेंगे, अगर चार्ज जो है भी डिफरेंस से गया है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ये बी है, चार्ज के टर्म में बोलते हैं इसको, कुछ क्यू चार्ज जा रहा है, टी इजकल टू 0 पे यहाँ था, टी इजकल टू टी पे यहाँ पे पहुंच गया, तो वर्क डन जो हुआ होगा, लॉस में गया हो या फिर जिसमें भी गया होगा, तो वर्क डन जो हुआ होगा वो Q इंटू वी हुआ होगा। वर्क डन हुआ होगा कितने देर में हो रहा है, T देर में हो रहा है, तो वर्क डन, अगर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे पावर, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग बोलते हैं पावर। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सब 10th का टॉपिक है, और दूसरी बात वर्क डन पावर ये सब चीज हम जानते हैं, तो इसको लिखते हैं I इंटू वी, क्योंकि Q बाई टी जो होता है वो I, तो ये आया हमारा पावर। तो पावर के टर्म में अगर हम IV लिख रहे हैं तो एनर्जी जो कि हमारा वर्क डन होता है उसको हम लिख सकते हैं IV इंटू टी, ठीक है, करंट पोटेंशियल इंटू टी, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यही चीज जो है हमारा हीट एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो क्या देखें, इस चीज को देखते हैं। तो अगर एक चार्ज को भी पोटेंशियल डिफरेंस से ले जा रहे हैं तो वर्क डन बाई टाइम को पावर बोल रहे हैं, यानी कि इसको लिखे क्यू भी बाई टी लिख दिए, तो क्यू भी बाई टी को हम आई इंटू वी भी लिख सकते हैं। अगर ये किसी रेजिस्टेंस के अलोंग बात हो रहा है, करंट आई है, ये वी है, तो हम जानते हैं वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से हम इसको वी को आई आर पुट कर देंगे तो आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, आई को वी बाई आर कर दे तो वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। तो पावर को हम लोग इतने फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वर्क डन हो तो वर्क डन बाई टाइम, चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्यू वी बाई टी, आई के और पोटेंशियल डिफरेंस है तो आई वी, और आई और आर है तो आई स्क्वायर आर, वी आर है तो वी स्क्वायर बाई आर। तो ऐसे ऐसे फॉर्म में हम किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हमको हीट एनर्जी का बात करा जाए तो हीट एनर्जी पावर इनटू टाइम लिखेंगे, और यहाँ से दिख रहा है कि वर्क डन के बराबर होगा, क्यूबी के बराबर होगा, आई वी टी के बराबर होगा, या आई स्क्वायर आर टी यूज कर सकते हैं, या फिर वी स्क्वायर बाई आर टी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें से कोई भी चीज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी है, ये पावर है। पावर और हीट एनर्जी से रिलेशन हम लोग को पढ़ना होता है कि पावर क्या है, हीट एनर्जी क्या है। तो ये सारे फॉर्मूले, यानी कि जो भी चीज हमको दिया होगा उससे रिलेटेड हम लोग को जहां भी यूज करना होगा उसको यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में ज्यादा कुछ का डिफरेंस नहीं है, पावर और हीट एनर्जी में। बस एनर्जी है तो रेट, पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही पावर बोल देते हैं। तो टाइम ही एक ऐसा डिफरेंस है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। और हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि वर्क और पावर में क्या डिफरेंस है। कोई भी कार्य अगर एक आदमी कर रहा है तो हो सकता है कि जल्दी करे, दूसरा कर रहा है बहुत लेट से करता है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट हो सकता है। तो उसी के लिए हम लोग पावर डिफाइन करे हैं, वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग बोल देते हैं पावर। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, पावर और हीट एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन या अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही समझे हैं कि हीट और पावर क्या है। किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी डिवाइस के अक्रॉस अगर क्यू चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस भी में जा रहा है तो वर्क डन क्यू इंटू वी होता है। अगर क्यू इंटू वी वर्क है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर हो जाएगा। तो वही चीज हमारा हीट एनर्जी और पावर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी हम ज्यादा चर्चा और नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड और कुछ करेंगे, ठीक है। जैसे पावर है तो पावर क्या होगा, पावर क्या होगा ये सब चीजें जान गए हैं। इसका डिफिनीशन हम लिखा भी नहीं रहे हैं क्योंकि 10th का बेसिक चीज है, ठीक है। जैसे अलग अलग डिवाइसेस बल्ब लगाएंगे तो पावर रेटिंग कैसे होगा, सीरीज में रहेगा तो क्या हो सकता है, यानी कौन ज्यादा ग्लो करेगा कौन कम ग्लो करेगा, पैरेलल में रहेगा तो कैसे ज्यादा ग्लो करेगा कम ग्लो करेगा।
जो हम लोग पावर हाउस से बिजली सप्लाई लाते हैं तो हाई वोल्टेज ही क्यों रखते हैं। तो इन सब चीजों पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा काम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है। लो हेलो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे कि पावर में ही कि कैसे कैसे अलग अलग चीजें हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पावर आधा घंटा 40 मिनट का टॉपिक बच रहा है, फिर आरसी सर्किट लास्ट टॉपिक हम लोग का चलेगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर और हम लोग को लगना चाहिए इस चैप्टर में, उसके बाद ये। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, एक चीज और, इसका जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1-2 में सिर्फ आरसी सर्किट छोड़ के पूरा सॉल्व करो। ठीक है, और जो डीपीपी मिला है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीपीपी नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तो जो भी डाउट रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं आज।